देखो आजकल इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज फ्लॉप हो रही है, तो तुमको क्वेश्चन नहीं आया कि भाई अब तक तो प्रोड्यूसर्स को रोड पे आ जाना चाहिए था। ओवर द टॉप एक्शन वाले एकदम नॉनसेंस मूवी वो लोग आज भी क्यों बना रहे हैं जब किसी को पसंद नहीं आ रहा? तो इसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि भले तुम्हारी पिक्चर फ्लॉप होते जा रही है लेकिन फिर भी तुम उससे पैसा कमा सकते हो। बिलीव नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये मूवी इंडस्ट्री को इस तरीके से बनाया गया कि ये चीज पॉसिबल है। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग द रिस्क। देखो इमेजिन करो कि तुम एक प्रोड्यूसर हो, तुमने एक पिक्चर बना के खत्म कर दी 50 करोड़ में, आगे क्या करोगे? अब तुमको पिक्चर रिलीज करनी है ना, तो ऐसे केस में तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला तो ऑप्शन होगा कि तुम हर एक उस इंसान के पास जाओ जिसके पास थिएटर है, उन सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि तुम्हारी पिक्चर को दिन में कितने शोज देने हैं। मूवी थिएटर के अंदर रिलीज हो गई और वहां पे उसने 120 करोड़ से ज्यादा कमाए, तब जाके तुमको शायद प्रॉफिट हो सकता है। एक मिनट, मैथ्स वाला दिमाग खटकाना कि मैंने पिक्चर तो 50 करोड़ में बनाई है तो उसको 120 करोड़ से ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि देखो मूवी के लिए ऑडियंस टिकट का जो पैसा देती है ना, उसको ग्रॉस कलेक्शन बोलते हैं। सपोज करो कि वो कलेक्शन तुम्हारे पिक्चर का 120 करोड़ रुपए हुआ, उसके बाद हर एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स भी तो माइनस करना ना, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। और ये जो टैक्स का रेट होता है ना, वो इंडिया के अंदर हर एक स्टेट में डिफरेंट होता है। अमाउंट कैलकुलेट करो, हम लोग मान के चलते हैं कि 20 करोड़ रुपए टैक्स में आया, वो कट करने के बाद जो 100 करोड़ बचेंगे नेट डोमेस्टिक कलेक्शन, ये सारा का सारा जितना पैसा ना वो तुम अपने जेब में नहीं ले सकते, क्योंकि जिस थिएटर वाले के पास तुम गए थे उसने जमीन में इन्वेस्ट किया, इतना बड़ा थिएटर खड़ा किया, उसको मेंटेन, तो वो भी पैसा कमाएगा ना। इंडस्ट्री के अंदर ये रेट नॉर्मली 50-50 होता है पहले वीकेंड के लिए, फिर जैसे जैसे करके दिन बढ़ते जाएंगे रेशो चेंज होकर 60-40, 30-70 हो जाएगा। बड़ा वाला जो शेयर है 60-70% वो तुम्हारे जेब में नहीं, थिएटर वालों के पास जाता है। हर मूवी के केस में ये रेट फिक्स नहीं होते, तुम्हारे नेगोशिएशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि थिएटर वालों से तुम कितना मनवा सकते हो। एग्जाम्पल देना हो तो फिर हॉलीवुड मूवीज जो चाइना के अंदर कमाती है ना, वो नंबर तो बहुत बड़ा दिखता है, 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन, लेकिन जितना मैंने रीड किया ना कि चाइना वाले ज्यादा शेयर डिमांड करते हैं प्रोड्यूसर से। ऐसे केस में अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या ये करोगे? 50 करोड़ पिक्चर के अंदर लगा दिए और उसके बाद उम्मीद करो कि हे भगवान पिक्चर सबको पसंद आ जाए और थिएटर के अंदर 120 करोड़ कमा ले? नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। ऐसे केस में तुम्हारे सामने एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि तुम्हारी पिक्चर एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देना। थिएटर के अंदर अगर कोई मूवी आज तक देखी है तो उनके लोगो तुम्हारे सामने जरूर आए होंगे, ए फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट या फिर यूटीवी। ये इंडिया के कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम है, इंक्लूडिंग यशराज फिल्म्स, इरोस इंटरनेशनल या फिर लाइका प्रोडक्शन। इस ऑप्शन 2 के अंदर अगर सपोज तुम्हारा दिन अच्छा है, तुमने अपनी पिक्चर एक डिस्ट्रीब्यूटर को 60 करोड़ में बेच दी, थिएटर्स में रिलीज होने के बाद वो मूवी अगर महा फ्लॉप भी हो जाती है ना, तो भी तुमको कोई डर नहीं, क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा लिया है ना 10 करोड़ का। मजे में ऐश करो, जो पैसा है वो अगली पिक्चर में इन्वेस्ट करो, फिर से डिस्ट्रीब्यूटर को बेचो, फिर से रिलैक्स हो जाओ। मस्त लग रहा है ना? लेकिन अगर तुम्हारे पास बिजनेस माइंड है तो क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि फिर भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर है क्यों? मतलब ऐसा कौन सा इंसान है जो कि एक दूसरी मूवी के ऊपर रिस्क लेगा जो कि उसने खुद नहीं बनाई है? अब ये अगर तुमको ये बिलीव करना हार्ड लग रहा है तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस चल रहा है। सबसे पहला तो क्योंकि उनकी स्पेशलिटी होती है मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उनके कॉन्टैक्ट्स बन गए होते हैं थिएटर ओनर्स के साथ। तुम साल 2 साल में एक आधा पिक्चर निकालोगे, उतने के लिए पूरी इंडिया में कॉन्टैक्ट्स थोड़ी बनाने वाले। जितने भी 500-1000 डिफरेंट ओनर्स होंगे सबके पास जाकर तुम इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं करोगे, लेकिन क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर ने ये काम ऑलरेडी कर रखा है तो तुम एक बंदे से जाके बस डील कर लो, बाकी वो पिक्चर आगे चल के कितने थिएटर में लगानी है वो देख लेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो कि मेरे हिसाब से लगता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं, वो है बिजनेस ऑफ स्केल। डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये प्रोड्यूसर से मूवी खरीदना और थिएटर्स के अंदर लगाना। तो अगर साल के अंदर वो 10 मूवीज के राइट्स खरीद रहा है, उसमें से अगर 2 या 3 ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया ना, तो फिर जो नीचे रहने वाली मूवीज है उनका कॉस्ट कवर हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम अभी सोच रहे हो कि अरे यार फिर तो बहुत सही बिजनेस है, 50 करोड़ की पिक्चर बनाओ, 60 करोड़ में बेच दो, टेंशन ही नहीं है ना। मैंने नंबर जानबूझ के ज्यादा बताया ताकि तुम खुश हो जाओ, और ये हर मूवी के साथ नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटर पागल थोड़ी कि एवरेज 60 करोड़ देगा, वो पहले खुद देखेगा कि पिक्चर तुम्हारी क्या है, किसने बनाया, उसके अंदर एक्टर कौन कौन से हैं, किस मार्केट के अंदर वो चल सकती है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर खुद एक कैलकुलेशन करता है कि पिक्चर कितना कमा सकती है थिएटर्स में। तो इसलिए ये भी पॉसिबल है कि तुम्हारी 50 करोड़ की पिक्चर के लिए वो सिर्फ 30 करोड़ दे, क्योंकि तुमने मेन कैरेक्टर के लिए कोई बहुत बड़ा स्टार हायर नहीं किया, या फिर पिक्चर का बज ही नहीं है उतना। तो बताओ महाशय, ऐसे केस में तुम क्या करोगे? सारा रिस्क खुद के ऊपर लेके भाई मैं अपनी पिक्चर खुद रिलीज करेगा थिएटर में, या फिर पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं और सेफ हो जाते हैं? लेकिन याद रखना, एक बार तुमने डिस्ट्रीब्यूटर को राइट बेच दिया और उसके बाद अगर पिक्चर में 200,
300 400 करोड़ रुपए कमा लिए, तुमको ठेंगा नहीं मिलने वाला। क्या करोगे सोचो। हाँ, अगर तुमने सही गैस कर लिया तो तुम भी प्रोड्यूसर बन सकते हो, और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब 50-50 भी जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इतना इजीली समझ में आ गया ना। अब इस पूरे बिजनेस के अंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को मैंने टच नहीं किया है। डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 30 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, तो तुम टेंशन में मत आ जाना कि भाई लॉस हो गया मेरा, क्योंकि जो वो एक मूवी तुमने बनाई है ना, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है पैसे कमाने के। टेलीविजन के ऊपर कौन से चैनल पे आएगा उसके राइट्स बेच सकते हो, तुम्हारी मूवी के अंदर जो गाने हैं उसके राइट्स बेच सकते हो, गाना, स्पॉटिफाई, यहाँ तक कि म्यूजिक, टीवी चैनल्स भी। इन सबको ऐड करने के बाद मोस्ट लाइकली जो ओवरऑल टोटल है ना वो 50 के ऊपर निकल ही जाएगा। इसीलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि ये जो एकदम शिटी एक्शन मूवीज हैं वो आज भी बन रही हैं। मूवी की स्टोरी के अंदर इन्वेस्ट करने से अच्छा तुम एक्टर के अंदर इन्वेस्ट करो, बड़ा नाम दिखेगा, पिक्चर थिएटर के अंदर लगने से पहले ही उस बड़े एक्टर का नाम यूज करके डिस्ट्रीब्यूटर को बेचो और निकल जाओ। इंटरनेट पे लोग उसको कितनी गाली दे रहे हैं, कितने भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसा आ गया ना जेब में बस। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरी को लेकर नखरे कर रहा है कि नहीं भाई मैं ट्रस्ट नहीं करता, तो साउथ से उठा लो, वहां पे ऑलरेडी एक मूवी बन चुकी है स्टोरी के साथ, प्रूवन है, लोगों ने पसंद करी है, उसी स्टोरी के ऊपर हम लोग पिक्चर बना रहे हैं। प्लस एक इतने बड़े एक्टर का चेहरा भी है, मतलब अब तो डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने में एक और प्लस पॉइंट आ गया। मेरे ख्याल से अब तो तुमको क्लियर हो जाना चाहिए था कि आज भी साउथ के रीमेक्स क्यों बनाया जा रहा है बॉलीवुड बार बार। जो रिस्क वाला फैक्टर मैं बोल रहा हूँ उसको धीरे धीरे करके उन्होंने निकाल दिया और एक फॉर्मूला सा बन गया है। मूवी बनाना आर्ट नहीं बल्कि बिजनेस है, इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स पिक्चर बनाने में पैसा डाल रहे हैं उनके ऊपर कितना बड़ा रिस्क है कि उनका लॉस हो जाएगा। थोड़ा बहुत पॉपुलर स्टार ले लो, स्ट्रिक्ट वाला बजट लगा दो, पैसा ही पैसा। साइड वाला एंगल भी आता है क्योंकि ये एक बिजनेस है, और देखो अब तुम प्रोड्यूसर हो, तुम्हारे जेब में तो 50 करोड़ है नहीं, जेब में लेकर घूमोगे क्या? हाँ, अगर बहुत ज्यादा अमीर हो तो फिर होंगे शायद, नहीं है 50 करोड़ फिर भी तुम पिक्चर बना सकते हो फाइनेंस करा के, लोन लेके पिक्चर बनाओ, टाइम पे रिलीज कर दो, जिससे लोन लिया उसको पैसे दे दो, प्रॉफिट जेब में। इसीलिए लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपनी मूवी ओटीटी को दे दी थी, क्योंकि उनको वेट नहीं करना था। जितना ज्यादा वो लोग वेट करते इंटरेस्ट का कॉस्ट बढ़ते जाता ना। एक जो रिसेंट नया बड़ा वाला एंगल जुड़ा है ना इसके अंदर, ओटीटी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ZEE5 और पता नहीं कितने सारे। इनका बिजनेस मॉडल तो ऐसा है ना कि थिएटर के अंदर पिक्चर हिट हो रही है, फ्लॉप हो रही है, इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हाँ, अगर कोई KGF 2 या फिर RRR जैसी आ गई तो फिर डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन तुम ये सोच के देखो कि इतने बड़े स्केल पे वो लोग काम करते हैं, एक पिक्चर से क्या ही जाने वाला है उनका। इनका मेन गोल है मूवी सीरीज का कैटलॉग बनाना, उसमें से अगर आधे से ज्यादा एवरेज है तो भी चलेगा, फैमिली वाले देख लेंगे। बस लोग जिसके बारे में बातें कर रहे हैं वो चाहिए, अच्छी है, खराब है, कंट्रोवर्शियल है, फिर तो चांदी ही चांदी। इसीलिए तुम्हारी मूवी अगर थिएटर के अंदर फ्लॉप भी हो चुकी है फिर भी तुम उसको OTT पे बेच सकते हो, क्योंकि उनको तो अल्टीमेटली पैसा लोगों से निकालना है सब्सक्रिप्शन का। सारी की सारी बातें सुनने के बाद तुमको बहुत ईजी लग रहा होगा कि यार इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं है, थोड़ा धड़ पिक्चर बनाते, हिट हुई फ्लॉप हुई, अपने को क्या लेना देना। मैंने बोला ना कि ये एक बिजनेस है, और देखो भले तुम कितना भी रिस्क कम कर लो, रिस्क होता है लॉस का। तुम्हारा अगर लॉस नहीं भी हुआ, तुमने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, उसका अगर बार बार लॉस होते रहेगा तो अगली बार वो तुमसे पिक्चर खरीदेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इमेज का। तुम प्रॉफिट में हो, लेकिन तुमने बार बार थिएटर के ऊपर फ्लॉप ही मूवीज निकाली तो कितने देर तक चलेगा ये। इसीलिए ये पिछले 4-5 महीनों के अंदर बॉलीवुड की जो मूवीज धड़ाधड़ फ्लॉप हो रही है ना, उसका इफेक्ट अपने को आगे चल के देखने मिलेगा। फालतू और एकदम नॉनसेंस वाले एक्शन मूवीज या फिर साउथ के रीमेक्स को लोगों ने देखना बंद कर दिया ना, और एक 6 महीने साल भर तक जो प्रोड्यूसर्स इस टाइप के मूवीज बना रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिकना बंद हो जाएगा, फिर वो लोग भी अपने आप बनाना बंद ही कर देंगे, क्योंकि भले पैसे का लॉस नहीं हो रहा लेकिन इमेज का लॉस हो रहा है, और लॉन्ग टर्म में इमेज ही है जो बोलता है। वीडियो से अगर तुमको कुछ सीखने मिला तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।